तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, लेखक कैसियन ग्रेलैंड। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बस एक छोटी सी बात बोल दी और तुम्हारा पूरा मूड खराब हो गया? या किसी की एक हरकत पर तुम फट से गुस्से में आ गए? या फिर कोई मामूली सी टेंशन आई और तुम पूरे दिन उसी में फंसे रह गए? यही छोटी छोटी रिएक्शंस हैं जो हमारी लाइफ को जितना बिगाड़ सकती हैं उतना हम सोच भी नहीं पाते। कैसियन ग्रेलैंड यही चीज पकड़कर तुम्हें एक बहुत सादा लेकिन बहुत ताकतवर आइडिया देता है कि अगर तुमने सिर्फ एक कला सीख ली, बस रिएक्ट नहीं करना, तो तुम्हारी लाइफ में आधा प्रॉब्लम वही खत्म हो जाएगा। किताब का पूरा मकसद यही है कि तुम समझो कि रिएक्ट करना तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी आदत है, और अगर तुम इसे बदल दो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसा सुकून आ जाता है जो किसी को भी हिला सकता है लेकिन खुद को नहीं। लेखक तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम्हें ठंडा, भावहीन या रोबोट बनना है। वो सिर्फ इतना कहता है कि तुम हर बात का जवाब अपने टाइम पर, अपनी शांति से और अपने दिमाग से दो, किसी और की उकसाहट से नहीं। पूरी किताब एक तरह से तुम्हें वो ताकत देती है जो बाहर की दुनिया से नहीं आती बल्कि खुद के भीतर से निकलती है। और मजा ये है कि ये किताब तुम्हें कोई ऊंची ऊंची बातें नहीं सिखाती बल्कि बहुत ही असली और सीधी बातें बताती है जिन्हें तुम तुरंत अपनी लाइफ में लगा सको। चैप्टर एक शुरू होता है उसी पल से जब कोई इंसान खुद से पूछता है कि आखिर मुझसे इतना रिएक्ट क्यों हो जाता है। बस सोचो, तुम दिन भर वही करते हो जो सामने वाला कर देता है। कोई ऊंची आवाज में बोले तो तुम भी भड़क जाते हो, कोई नजरअंदाज करे तो मन घबराने लगता है, कोई गलत बोले तो खून खौलने लगता है, और बाद में खुद को ही कोसना पड़ता है कि ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया। और वही जगह है जहां लेखक कैसियन ग्रेलैंड तुम्हें शांत होकर सोचने के लिए खींच लाता है। वो कहता है कि इंसान के अंदर दो हिस्से चलते रहते हैं। एक वो हिस्सा जो हर पल दौड़ रहा है, बस रिएक्शन पे रिएक्शन देता जा रहा है जैसे कोई रिमोट कंट्रोल वाला खिलौना, और दूसरा वो छोटा सा शांत कोना जो सब महसूस करता है, सब पर ध्यान देता है, लेकिन बोलता केवल तब है जब तुम उसे बोलने देते हो। ये किताब उसी शांत हिस्से को तुम्हारा वास्तविक ड्राइवर बनाने की कहानी है। लेखक तुम्हें एक छोटी सी बात समझाता है कि हम जितना रिएक्ट करते हैं उतना ही अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा और अपनी लाइफ किसी और के हाथों में दे देते हैं। जैसे तुम्हारा बटन कोई और दबा दे और तुम वही कर दो जो उसे अच्छा लगे। और जब कोई इंसान तुम्हें ट्रिगर कर सकता है तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारी शांति का मालिक बन बैठा है। इस चैप्टर में लेखक तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि रिएक्ट न करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। ये वो कला है जिसमें तुम वही करते हो जो तुम करना चाहते हो, ना कि वह जो सामने वाला तुम्हें मजबूर कर दे। तुम अपने मन के दरवाजे पर एक पहरेदार की तरह खड़े रहते हो, ये तय करते हुए कि किस चीज को अंदर आने देना है और किस चीज को बाहर ही छोड़ देना है। चैप्टर का माहौल ऐसा होता है जैसे कोई तुम्हें कह रहा हो कि अभी तक तुम बस दौड़ते रहे, अब जरा रुककर खुद को देखो, समझो कि तुम्हारी असली शक्ति कहाँ है, और ये भी कि तुम जितना शांत होते जाओगे उतना ही साफ दिखाई देने लगेगा कि तुम्हें कैसे जीना है। अब चलो चैप्टर 2 में चलते हैं, और जैसे पिछली बार की तरह इस बार भी बात बिल्कुल आसान, आरामदेह और एकदम नेचुरल रहेगी। चैप्टर 2 की शुरुआत ऐसे होती है जैसे तुम किसी पुराने कमरे की खिड़की खोलते हो और अंदर भरी धूल अचानक सूरज की रोशनी में चमकने लगती है। लेखक तुम्हें यही दिखाता है कि तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी तकलीफें, गुस्से वाले पल, टकराव या बेचैन करने वाली चीजें हैं, वे सब बाहर नहीं, पहले भीतर से पैदा होती है। चौंकने की जरूरत नहीं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बात उतनी ही सच है जितना ये कि तुम अपनी ही सोच से खुद को खुश या परेशान कर लेते हो। लेखक तुम्हें बड़ी प्यारी तरह समझाता है कि असली दिक्कत कभी भी उस इंसान में नहीं होती जो तुम्हें कुछ बोल देता है या उस घटना में जो तुम्हें परेशान कर देती है। दिक्कत उस जगह पैदा होती है जहां तुम्हारा मन उस बात की अपनी कहानी बना लेता है। कोई तुम्हें देखे बिना निकल जाए
तो मन तुरंत सोचता है कि शायद उसे तुम पसंद नहीं। कोई तुम्हारी बात काट दे तो मन कहता है कि वो तुमको इग्नोर कर रहा है। कोई हल्की सी आलोचना कर दे तो मन मान लेता है कि तुम में ही कोई कमी है, जबकि हकीकत में इनमें से ज्यादातर बातें सच भी नहीं होती। यही जगह है जहां नॉट रिएक्टिंग की असली शुरुआत होती है। लेखक कहता है कि तुम अपने मन में उठने वाली कहानी को पकड़कर जरा रुक जाओ और उससे पूछो कि क्या ये बात सच में सच है या सिर्फ एक डर है जो तुमने खुद बना लिया। ये छोटे छोटे सवाल मन में ऐसी जगह खोलते हैं जहां से तुम साफ देख पाते हो कि असली कारण बाहर नहीं, भीतर का डर, अहंकार या असुरक्षा होती है। इस चैप्टर में लेखक तुम्हें यह भी एहसास दिलाता है कि हर बार तुरंत रिएक्ट करना इसलिए भी होता है क्योंकि तुमको बचपन से यही सिखाया गया है कि हर चीज का जवाब तुरंत देना चाहिए। कोई बोले तो तुम बोलो, कोई करे तो तुम भी करो। लेकिन वो कहता है कि असली ताकत उस इंसान में होती है जो भीड़ में खड़े होकर भीड़ जैसा नहीं बनता, जो हर शोर को अपने अंदर नहीं घुसने देता, जो पहले खुद से पूछता है कि मुझे इस बात पर कैसे महसूस करना चाहिए, ना कि ये कि दुनिया मुझसे क्या चाहती है। चैप्टर का अंत एक बहुत सॉफ्ट और दिमाग खोल देने वाले एहसास के साथ होता है कि अगर तुम अपनी सोच को पकड़ना और समझना सीख जाओ तो जिंदगी में 80% रिएक्शन खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तुम हल्के हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे और सबसे बड़ी बात, तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाओगे। अब चैप्टर 3 में उतरते हैं और इस बार शुरुआत ऐसे होती है जैसे तुम भीड़ भरी सड़क पर चल रहे हो और अचानक तुम्हें एहसास होता है कि ज्यादातर लोग बस भाग रहे हैं बिना सोचे कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। लेखक यही बात तुम्हें अंदर की दुनिया के बारे में बताता है कि तुम्हारे दिमाग में भी अक्सर ऐसा ही ट्रैफिक चलता रहता है, बिना रुके, बिना सोचे, बस भागता हुआ। इसी को वो ऑटोमेटिक रिएक्शन मोड कहता है। लेखक तुम्हें समझाता है कि तुम्हारे मन में हर दिन हजारों छोटे छोटे विचार आते हैं और उनमें से कई पुराने डर, पुरानी आदतें और पुराने अनुभवों से बने होते हैं। मतलब ये कि तुम आज जिस बात पर रिएक्ट करते हो वो बात असल में आज की नहीं होती, बल्कि तुम्हारे अंदर जमा पुरानी फाइलों से निकली होती है। जैसे बचपन में किसी ने डांट दिया हो तो आज कोई कुछ कहे तो वो पुरानी चोट फिर से जाग जाती है और तुम सोच भी नहीं पाते कि मेरा असली रिएक्शन क्या होना चाहिए। यहाँ लेखक तुम्हें एक बड़ा गहरा लेकिन आसान सा राज बताता है कि तुम तब तक अपनी लाइफ पर कंट्रोल नहीं ले सकते जब तक तुम अपने मन की इस ऑटोमेटिक मशीनरी को पकड़ना नहीं सीखते। तुम समझते हो कि तुम रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारे पुराने पैटर्न तुम्हें चला रहे होते हैं और तुम उस आदमी की तरह बन जाते हो जो कार में बैठा तो है पर स्टीयरिंग उसके हाथ में नहीं है। चैप्टर का सबसे प्यारा हिस्सा तब आता है जब लेखक कहता है कि तुम्हें अपने अंदर एक छोटा सा शांत दर्शक जगाना होगा। ये दर्शक वो हिस्सा है जो बिना रिएक्ट किए सिर्फ देखता है। तुम सोचो, अगर तुम किसी बात को पहले 5 सेकंड सिर्फ देख लो, बिना कोई फैसला किए, बिना कुछ बोले, तो तुम्हारा मन खुद ही शांत होने लगता है। ये ऐसा है जैसे किसी उबलते पानी को बस कुछ सेकंड अकेला छोड़ दो, वो खुद ही ठंडा होने लगेगा। लेखक फिर बताता है कि ये नॉन रिएक्टिव मोमेंट शुरू में बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ा होने लगता है और जब ये बड़ा हो जाता है तो तुमको ऐसी ताकत मिलती है जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की। कोई कुछ भी बोले, तुम पहले उसे अंदर से पकड़कर परखते हो कि ये बात मेरे लिए सच में मायने रखती है या ये सिर्फ किसी और की जल्दीबाजी है। तुम अपने आप को अंदर से संभालने लगते हो और यही वो जगह है जहां इंसान बदलने लगता है। चैप्टर का अंत एक बहुत सॉफ्ट और रियलाइजेशन वाले एहसास से होता है कि तुम रिएक्ट इसलिए करते हो क्योंकि तुम अंदर की दौड़ में फंसे हुए हो और नॉन रिएक्ट करना शुरू होता है उस पल से जब तुम अपने मन को देखना शुरू कर देते हो, ना कि उसके पीछे भागना। तुम खुद को पकड़ लेते हो और वहीं से जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। चलो अब चैप्टर 4 में चलते हैं और इसकी शुरुआत ऐसे होती है जैसे तुम किसी कमरे में बैठे हो जहां बाहर तूफान चल रहा है।
खिड़कियां हिल रही हैं, आवाजें आ रही हैं, लेकिन तुम अंदर एकदम शांत बैठे हो और सोच रहे हो कि बाहर जितनी भी हलचल हो, मैं अपनी शांति खोने वाला नहीं हूं। लेखक कहता है कि यह शांति अपने आप नहीं आती, ये तुम अंदर पैदा करते हो, और यही असली नॉन रिएक्शन की ताकत है। इस चैप्टर में लेखक तुमसे बहुत सीधी बात करता है कि लोगों के शब्द, हालात, तनाव, शिकायतें और चुनौतियां उसी तरह आती हैं जैसे लहरें किनारे पर टकराती हैं। तुम उन लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम ये जरूर तय कर सकते हो कि वे तुम्हें भीतर तक हिला देंगी या नहीं। वो तुम्हें समझाता है कि बाहर से आने वाली चीजें कभी असली समस्या नहीं होती। असली मुद्दा ये होता है कि तुम उन्हें अंदर कैसे जगह देते हो। लेखक एक बहुत बढ़िया लाइन देता है कि तुम जितने शांत होते जाते हो, तुम्हारी ताकत उतनी बढ़ती जाती है। और ये शांत रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये ऐसा है जैसे तुम अपने दिमाग की पूरी कमान अपने हाथ में ले रहे हो। तुम फैसले गुस्से में नहीं लेते, दुख में नहीं लेते, डर में नहीं लेते, बल्कि तुम उन्हें तब लेते हो जब तुम्हारा मन साफ और स्थिर होता है। फिर वो बताता है कि ज्यादातर लोग रिएक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हर चीज का जवाब तुरंत देना जरूरी है। लेकिन सच ये है कि दुनिया हमेशा उस इंसान को सबसे मजबूत समझती है जो खुद को रोक सकता है और पहले पूरी तस्वीर को समझ सकता है। तुम सोचो, कितनी बार तुमने किसी बात पर तुरंत बोलकर या करते ही बाद में पछतावा किया है। बस यही वो जगह है जहां नॉन रिएक्शन तुम्हारी लाइफ को पलट सकता है। लेखक तुम्हें एक छोटा सा मंत्र देता है कि तुम जब भी किसी बात पर चिढ़ने वाले हो, गुस्सा आने वाला हो या घबराहट पकड़ने वाली है, तो तुम्हें बस एक सेकंड खुद से पूछना है कि क्या ये बात सच में इतनी बड़ी है कि मैं अपनी शांति खो दूं। और तुम देखोगे कि सच में ज्यादातर चीजें वैसी होती ही नहीं जैसी उस पल में लगती है। तुम्हारा मन उन्हें बड़ा बना देता है, पर असल में वे छोटी ही होती है। ये चैप्टर तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि तुम जब शांत होते हो, तुम असल में दुनिया से दूर नहीं जा रहे, बल्कि तुम खुद को दुनिया की भीड़ में खोने नहीं दे रहे। तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो, अपनी भावनाओं को संभालते हो और हर चीज को अपने हिसाब से जवाब देते हो। और यही वो ताकत है जो तुम्हें उन लोगों से अलग कर देती है जो हर बात पर फट जाते हैं या टूट जाते हैं। चैप्टर के आखिर में लेखक प्यार से कहता है कि नॉन रिएक्ट करना सीखना मतलब ये नहीं कि तुम भावहीन हो रहे हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम अपने भीतर ऐसा स्पेस बना रहे हो जहां से तुम चीजों को साफ साफ देख सको। और यही स्पेस तुम्हें समझदार, स्थिर और बेहद शक्तिशाली बना देता है। चैप्टर 5। तुम किसी सुबह धीरे धीरे आंखें खोल रहे हो। बाहर रोशनी आ रही है, सब शांत है और तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम्हारा मन कितना हल्का और साफ लग रहा है। यही वाइब है इस चैप्टर की, जहां लेखक तुम्हें समझाता है कि तुम्हारा दिमाग इतना ताकतवर है कि अगर तुम इसे सही तरीके से चलाना सीख लो तो तुम किसी भी हालात में रिएक्ट नहीं करोगे, बल्कि खुद हालात को कंट्रोल करोगे। इस चैप्टर में जैसे तुम अपने दिमाग को बाहर से देख रहे हो और कह रहे हो कि अरे ये तो मैं ही हूं जो खुद को परेशान करता हूं, और ये भी मैं ही हूं जो खुद को शांत कर सकता हूं। लेखक तुम्हें एक बहुत बड़ा सच बताता है कि हमारे ज्यादातर रिएक्शन हमारी असली सोच से नहीं आते, बल्कि पुराने पैटर्न से आते हैं। मतलब तुम्हें अगर बचपन से ही जल्दी गुस्सा आने की आदत है या छोटी बात पर दुखी होने की आदत है, तो आज भी वही चल रहा है। तुम रिएक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि हालात खराब है, तुम रिएक्ट इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग वैसी है। फिर वो बहुत दोस्ताना अंदाज में कहता है कि अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन अब असली गेम यहाँ से शुरू होता है। वो बताता है कि तुम चाहो तो अपने दिमाग की ट्रेनिंग को नए सिरे से सेट कर सकते हो। जैसे तुम जिम जाते हो और मसल्स बनाते हो, वैसे ही तुम अपने दिमाग को भी ट्रेन कर सकते हो कि वो छोटी बातों में भी शांत रहे। लेखक तुमको एक दिलचस्प एहसास दिलाता है कि तुम्हें हर चीज पर अपना ध्यान नहीं देना होता। तुम जहां ध्यान दोगे वही दिमाग की ऊर्जा जाएगी। तो अगर तुम किसी नेगेटिव बात पर ध्यान दे रहे हो
तो तुम खुद को अंदर से खराब कर रहे हो, और अगर तुम उसे जाने दे रहे हो तो तुम अपने ऊपर कंट्रोल बना रहे हो। वो एक उदाहरण देता है कि तुमने गौर किया होगा कि जब तुम किसी बात से परेशान होते हो और उसी वक्त कोई दोस्त या कोई काम तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, तो अचानक तुम्हारा दिमाग उस गुस्से से हट जाता है। इसका मतलब कि असल में तुम वही महसूस करते हो जिस पर तुम ध्यान देते हो। तो अगर तुम चाहो तो अपनी फोकस की दिशा बदलकर खुद को बचा सकते हो। फिर वो बड़े प्यार से कहता है कि नॉन रिएक्शन की असली ताकत ये है कि तुम अपने दिमाग को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी स्थिति आने से पहले तुम्हें अंदर से पता हो कि मैं शांत ही रहने वाला हूं। तुम जैसे पहले से ही सेट हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना रेगुलर मोड नहीं बिगाड़ूंगा। चैप्टर के आखिर में लेखक तुम्हें यह समझाता है कि जब तुम अपने दिमाग को मास्टर कर लेते हो तो तुम्हारी लाइफ में एक खास तरह की पावर आ जाती है। तुम वही इंसान तो रहते हो, लेकिन तुम किसी भी कमरे में एक अलग लेवल की स्थिरता लेकर चलते हो। लोग खुद ब खुद तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम वो इंसान हो जो अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं है। तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पर बैठे हो, और यही नॉन रिएक्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है। चैप्टर 6 की शुरुआत एकदम ऐसे होती है जैसे कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो कि रुक, जरा सुन। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो बातें चल रही हैं, वही असली वजह है कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। बाहर का शोर तुम्हें उतना परेशान नहीं करता जितना तुम्हारा अपना भीतर का शोर करता है। लेखक तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी ही सोच से होती है। वो समझाता है कि जब भी तुम किसी बात पर अचानक भड़क जाते हो या दुखी हो जाते हो, तो असल में वो बाहर की बात नहीं, बल्कि तुम्हारी भीतर की कहानी होती है जो उस घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखा देती है। जैसे कोई तुमसे कुछ कहता है और तुम्हें तुरंत लगता है कि उसने तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन सच में उसने वैसा मतलब नहीं निकाला होता। तुम्हारा दिमाग खुद ही उस शब्द का एक दुखी, गुस्सैल या डरावना वर्जन बना देता है। लेखक तुम्हें अपने दिमाग की इस चाल को पकड़ने का तरीका सिखाता है। वो कहता है कि जब भी तुम्हें लगे कि कोई बात तुम्हें चोट पहुंचा रही है, तो एक सेकंड के लिए रुककर खुद से पूछो कि क्या ये चोट वास्तव में इस बात से आ रही है या मेरी अपनी सोच इसे बढ़ा रही है। जितनी बार तुम खुद को पकड़ लोगे, उतनी बार तुम अपने रिएक्शन पर कंट्रोल पालोगे। फिर वो तुम्हें एक मजेदार सच्चाई बताता है कि तुम्हारा दिमाग हमेशा ड्रामा बनाना पसंद करता है। वह किसी साधारण चीज को भी बड़ा बना देता है, क्योंकि उसे ऐसा करने की आदत है। लेकिन अगर तुम उसे धीरे धीरे समझाओ कि हर बात का मतलब उतना बड़ा नहीं होता, तो वो शांत होना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम किसी छोटे बच्चे को समझाते हो कि रात को पर्दे के पीछे जो छाया दिख रही है, वो भूत नहीं, बल्कि बस हवा से हिलता हुआ पेड़ है। बच्चा धीरे धीरे शांत हो जाता है। तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही बच्चा है। लेखक ये भी बताता है कि अगर तुम ये अभ्यास रोज करने लगो, यानी हर बात को पहले ऑब्जर्व करो, फिर डिसाइड करो कि क्या रिएक्शन देना है, तो तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी धीरे धीरे बदल जाएगी। तुम ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार और ज्यादा स्थिर बन जाओगे। लोग तुम्हें देखकर सोचेंगे कि इसको कोई चीज हिला कैसे नहीं सकती, और इसी में असली ताकत है। चैप्टर 6 का अंत बहुत प्यारा है। वो कहता है कि नॉन रिएक्शन का मतलब भावनाएं मिटाना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम भावनाओं के बहाव में बहो नहीं। तुम किनारे पर खड़े होकर पानी को बहते देखो, लेकिन खुद पानी मत बनो। जब तुम ये कर लेते हो, तब तुम खुद के भी सच्चे मालिक बन जाते हो, और अपनी लाइफ के भी। चैप्टर 7 की शुरुआत ऐसे होती है जैसे कोई तुम्हें धीरे से बोल रहा हो कि देख, तुम्हारी लाइफ में चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, असल में तुम्हारा ध्यान ही ये तय करता है कि तुम उन्हें कितना बड़ा मानते हो। लेखक कहता है कि ध्यान कोई छोटी चीज नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारे अंदर का स्टीयरिंग व्हील है। जिस तरफ तुम इसे मोड़ोगे, तुम्हारी जिंदगी भी धीरे धीरे उसी तरफ चलने लगेगी। वो समझाता है कि रिएक्ट जल्दी इसलिए नहीं करते कि हालात खराब होते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं
क्योंकि हमारा ध्यान गलत जगह अटका रहता है। जैसे अगर तुम्हारा ध्यान हर वक्त इस बात पर हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो कोई छोटी सी बात भी तुम्हें बेचैन कर देगी। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान इस पर हो कि तुम खुद को कैसे सुधारना चाहते हो, तो वही बात तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। लेखक एक खूबसूरत लाइन में यह बात कहता है कि ध्यान एक टॉर्च की तरह है, जहां तुम इसे चमकाओगे वही चीज तुम्हारी नजर में बड़ी दिखेगी। अगर तुम छोटी सी दिक्कत पर टॉर्च मारोगे तो वो पहाड़ जैसी लगेगी, लेकिन अगर तुम उसी टॉर्च को अपने धैर्य, अपनी समझदारी या अपने लक्ष्य पर चमकाओगे तो वही चीजें बड़ी दिखने लगेंगी और दिखते अपने आप छोटी होने लगेंगी। इसके बाद वो तुम्हें एक बेहद काम की सलाह देता है। वो कहता है कि हर दिन अपने ध्यान को रीसेट करो। जैसे मोबाइल धीमा चलने लगे तो तुम उसे रीस्टार्ट करते हो, वैसे ही दिमाग को भी उसकी उलझनों से रीसेट करो। सुबह उठकर 2 मिनट बस अपने दिमाग से कहो कि आज मैं अपना ध्यान वही दूंगा जहां उसकी असली कीमत है। इससे तुम्हारी पूरी दिनचर्या स्थिर और शांत महसूस होने लगती है। फिर लेखक बताता है कि ध्यान को कहाँ रखना है, ये समझने के लिए तुम्हें अपनी प्रायोरिटी साफ करनी पड़ती है। वो कहता है कि ज्यादातर लोग दुखी इसलिए नहीं होते कि उनके पास समस्याएं बहुत हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपनी ऊर्जा गलत चीजों पर खर्च कर देते हैं। जब तुम ये तय कर लेते हो कि कौन सी चीजें वाकई अहम है और कौन सी सिर्फ दिमाग का शोर है, तब तुम खुद को एकदम हल्का महसूस करते हो। चैप्टर का आखिरी हिस्सा दिल को छू लेने वाला है। लेखक कहता है कि जब तुम अपने ध्यान पर कंट्रोल पा लेते हो तो तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह होने लगता है। कोई भी बाहरी पत्थर उस झील में लहरें तो डाल सकता है, लेकिन उन्हें तूफान में बदलने की ताकत सिर्फ तुम्हारे पास होती है। और जब तुम फैसला कर लेते हो कि तुम तूफान बनने नहीं दोगे, तब तुम्हें कोई इंसान, कोई हालात, कोई नेगेटिविटी हिला नहीं सकती। चैप्टर 7 खत्म होते होते तुम्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हें एक नई सुपर पावर दे दी हो, अपनी खुद की अटेंशन को जहां चाहो वहां ले जाने की। चैप्टर 8 की शुरुआत एक बहुत ही रिलेटेबल जगह से होती है। लेखक कहता है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में इसलिए रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर छोटे छोटे ट्रिगर छुपे होते हैं। वे ट्रिगर ऐसे होते हैं जैसे किसी ने तुम्हारे दिमाग में अदृश्य बटन लगा दिए हों और कोई भी बस हल्का सा छू ले और तुम अपना कंट्रोल खो बैठो। इस चैप्टर में वो तुम्हें ये समझाता है कि इन ट्रिगर्स को पहचानना असल में कितना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि तुम्हें कौन सी बात चुभती है, तब तक तुम खुद पर कंट्रोल पा ही नहीं सकते। लेखक बहुत सहज तरीके से बताता है कि ट्रिगर्स 2 तरह के होते हैं। एक वो जो तुम्हें तुरंत गुस्सा दिलाते हैं, जैसे किसी का रूखा बोलना, तुम्हें इग्नोर करना या तुम्हारी बात काट देना। और दूसरे वो जो धीरे धीरे अंदर जमा होते जाते हैं, जैसे किसी की आदत, किसी की जजमेंट या किसी का तुम्हें कम समझना। ये दोनों ऐसे हैं जैसे अंदर रखे 2 अलग अलग टाइम बम। एक तुरंत फटता है और दूसरा धीरे धीरे समय आने पर। फिर वो तुम्हें एक सीधी लेकिन बहुत गहरी बात समझाता है कि किसी भी ट्रिगर का सबसे बड़ा दुश्मन अवेयरनेस यानी जागरूकता होती है। अगर तुम अपने ट्रिगर को होते हुए पकड़ लेते हो तो वो तुम्हें पकड़ नहीं सकता। ये बात सुनकर लगता है, अरे यार इतनी सिंपल, लेकिन जब तुम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते हो तब समझ आता है कि असली शक्ति इसी में है। इस चैप्टर में लेखक एक छोटा सा मानसिक व्यायाम देता है। वो कहता है कि जब भी कोई स्थिति तुम्हें परेशान करने लगे, बस 1 सेकंड के लिए अपने आप से पूछो कि सच में यहां दिक्कत क्या है। वो व्यक्ति या तुम्हारी उम्मीदें, वो बात या तुम्हारा डर। जब तुम बिना जल्दबाजी जवाब ढूंढने लगते हो, तुम समझ जाते हो कि ट्रिगर अक्सर बाहर नहीं होते, बल्कि अंदर किसी पुराने घाव से जुड़े होते हैं। फिर वो बताता है कि ट्रिगर तभी कमजोर होते हैं जब तुम उन्हें बिना शर्म के स्वीकार करते हो। अगर तुम्हें ये बात परेशान करती है कि लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते, तो उसे स्वीकार कर लो। अगर तुम्हें ये बात चुभती है कि कोई तुम्हें जज करता है, तो उसे भी मान लो।
ये स्वीकार करना ऐसा है जैसे तुम अपने डर को अंधेरे कमरे से निकालकर धूप में ले आओ। धूप में उसका आकार अपने आप छोटा पड़ जाता है। चैप्टर के आखिरी हिस्से में लेखक एक बेहद खूबसूरत तुलना देता है। वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग एक मंदिर की तरह है। ट्रिगर वे बंदर है जो अंदर आकर शोर मचाते रहते हैं। अगर तुम दरवाजा खोलकर कहते हो कि हाँ भाई आओ बैठो, देखता हूं तुम क्या हंगामा मचाते हो, तो वे खुद ही चुप होकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर तुम उनको भगाने की कोशिश करते रहोगे तो वे और ज्यादा उछल कूद करेंगे। मतलब कि शांत रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 8 खत्म होते होते तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम अपने दिमाग के उन छुपे हुए बटनों को पहचानने लगे हो जो किसी भी वक्त तुम्हें रिएक्शन में बदल देते थे। अब तुम महसूस करते हो कि तुम अपने अंदर एक तरह की क्लैरिटी जगाने लगे हो, जैसे धुंध छंटने लगती है और चीजें साफ दिखने लगती है। चैप्टर 9 की शुरुआत एक बहुत ही चुभने वाले लेकिन सच्चे सवाल से होती है। लेखक पूछता है कि आखिर क्यों हम अक्सर उन चीजों पर रिएक्ट कर देते हैं जो असल में हमारी जिम्मेदारी ही नहीं होती। जैसे कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ सोच ले, कोई कुछ उम्मीद कर ले और हम बिना सोचे समझे खुद को उस बोझ में डाल ले जो हमारा है ही नहीं। इस चैप्टर में वो तुम्हें धीरे धीरे इस सच्चाई तक ले जाता है कि हर इंसान का अपना अपना मानसिक बैग होता है और हम अक्सर गलती से दूसरों का बैग भी उठाकर चलने लगते हैं। फिर वो समझाता है कि रिएक्ट करने का सबसे आम कारण ये होता है कि तुम हर बात को अपने बारे में मान लेते हो। किसी का खराब मूड हो, तुम सोचते हो कि गलती तुम्हारी है। कोई जल्दबाजी में बोले, तुम समझ लेते हो कि वो तुम्हें कम आंक रहा है। कोई रिप्लाई ना करे, तुम सोच लेते हो कि वो नाराज है। असल में जिंदगी का आधा तनाव इसी गलतफहमी से आता है कि हम हर चीज को अपनी इज्जत, अपनी पहचान, अपनी वैल्यू से जोड़ देते हैं। लेखक यहाँ तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताता है कि दुनिया तुम्हें जितना कम नोटिस करती है, तुम उतना ही ज्यादा सोचते हो कि सब तुम्हें नोटिस कर रहे हैं। चैप्टर में आगे एक कमाल की बात आती है। जब तुम हर चीज को मेरी इज्जत पर हमला जैसा समझते हो, तुम्हारा दिमाग तुरंत लड़ने या भागने वाली अवस्था में चला जाता है। यही वो क्षण होता है जब रिएक्शन तेज हो जाता है और समझदारी पीछे हट जाती है। लेकिन लेखक कहता है कि अगर तुम अपने आप से बस एक नरम सा सवाल पूछ लो, क्या सच में ये मेरे बारे में है, तो तुम्हारा दिमाग कुछ सेकंड में शांत होने लगता है। इस चैप्टर का असली दिल ये है कि तुम अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं के बीच इनविजिबल बाउंड्री पहचानो। वो बाउंड्री एक दरवाजे की तरह है। तुम तय करते हो क्या अंदर आने देना है और क्या बाहर ही छोड़ देना है। अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है, वो उसका नजरिया है, तुम्हारी हकीकत नहीं। अगर कोई तुम्हें जज करता है, वो उसकी आदत है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। अगर कोई तुम्हें प्रोवोक करता है, वो उसकी ऊर्जा है, तुम्हारा करने का इरादा नहीं। लेखक कहते कहते यहाँ एक बिल्कुल दिल छू लेने वाली बात करता है कि तुम दूसरों के स्टोर में जाकर अपने अंदर बारिश नहीं होने दे सकते। तूफान उनका है, छाता तुम्हारा। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब तुम हर छोटी बात पर उबलने की बजाय हर बात को एक कदम पीछे हटकर देखना शुरू करते हो। चैप्टर के आखिरी हिस्से में वो तुम्हें ये महसूस कराता है कि नॉन रिएक्शन का अर्थ दुनिया से दूर हो जाना नहीं है। इसका मतलब है खुद के प्रति इतना मजबूत होना कि बाकी कोई भी चीज तुम्हें हिला न सके। ये शक्ति बाहर से नहीं आती, ये धीरे धीरे रोज के छोटे छोटे अभ्यास से बनती है। जब तुम एक एक बात पर अपना कंट्रोल वापस लेते हो, तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी जिंदगी पहले से कहीं हल्की, साफ और स्थिर होने लगी है। चैप्टर 9 खत्म होते होते तुम्हारे मन में एक तरह की राहत पैदा होती है, जैसे कोई भारी बोझ जो तुम सालों से ढो रहे थे, वो किसी ने उतार कर एक तरफ रख दिया हो। अब तुम जानने लगे हो कि हर चीज पर तुम्हें प्रतिक्रिया देनी ही नहीं है और हर बात का बोझ उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी भी नहीं है। चैप्टर 10 की शुरुआत एक बहुत ही गहरी और दिल वाले हुक से होती है। लेखक कहता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा तनाव बाहर के लोगों से नहीं आता, बल्कि उस अंदर के शोर से आता है
जिसे तुम बरसों से बिना सवाल किए सच मानते आए हो। वो शोर तुम्हारे दिमाग की वो आवाज है जो हर समय कुछ ना कुछ बोलती रहती है, कभी डराती है, कभी शक दिलाती है, कभी तुलना करवाती है, कभी पुराने दर्द उठाती है और कभी तुम्हें उन बातों पर चिढ़ा देती है जिनका कोई मतलब ही नहीं। ये अध्याय उसी अंदर की आवाज को पहचानने और उसे शांत करना सीखने के बारे में है। लेखक यहाँ एक खूबसूरत सा उदाहरण देता है। वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग एक रेडियो की तरह है जो हमेशा ऑन रहता है और लगातार चैनल बदलते रहता है। कभी चिंता वाला चैनल, कभी शक वाला चैनल, कभी गुस्से वाला चैनल, और तुम बिना सोचे समझे उसी आवाज के अनुसार रिएक्ट करते रहते हो, जैसे किसी और ने तुम्हारी स्टीयरिंग पकड़ ली हो। लेकिन इस अध्याय में वो तुम्हें पहली बार ये एहसास दिलाता है कि तुम रेडियो हो नहीं, तुम तो वो इंसान हो जो रेडियो सुन रहा है। तुम चाहो तो आवाज कम कर सकते हो, बदल सकते हो या पूरी तरह बंद भी कर सकते हो। फिर वह ये समझाता है कि हमारी जिंदगी में छोटी छोटी घटनाएं क्यों इतनी बड़ी महसूस होने लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत उनसे कहानियां बना लेता है। जैसे किसी ने तुम्हें देखकर मुस्कुरा दिया, तुम सोचते हो शायद वह तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहा है। किसी ने ठीक से बात नहीं की, तुम मान लेते हो कि वो तुम्हारा अपमान कर रहा है। किसी ने देर से जवाब दिया, तुम समझ लेते हो कि वो तुम्हारे रिश्ते से पीछे हट रहा है। असल बात यह है कि उठने वाला दर्द असली घटना से ज्यादा उस कहानी से आता है जो तुम अपने दिमाग में बना लेते हो। लेखक धीरे धीरे तुम्हें इस सच्चाई तक ले जाता है कि नॉन रिएक्शन सिर्फ अपनी बाहरी हरकतें पकड़ने का खेल नहीं है, बल्कि अंदर चल रही इन कहानियों को पकड़ने की क्षमता है। जब तुम इन कहानी बनाने वाली आवाजों को पहचानना शुरू कर देते हो, तब तुम महसूस करते हो कि बहुत सा दर्द, झुंझलाहट और तनाव तुम्हें बिना वजह खुद ही दिया हुआ था। और अंदर की ये पहचान इतनी ताकतवर होती है कि बाहर की दुनिया अचानक बहुत शांत और हल्की लगने लगती है। इस अध्याय का सबसे मजबूत हिस्सा तब आता है जब लेखक कहता है कि तुम अपनी भावनाओं के मालिक बनना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपनी सोच की तरफ दर्शक बनना सीखना होगा। जैसे तुम खुद को ही थोड़ी दूरी से देख रहे हो, उस छोटी सी दूरी में जादू छिपा है। उस दूरी में तुम महसूस करते हो कि दिमाग कुछ कह रहा है और तुम उसे बस सुन रहे हो, लेकिन उसके मुताबिक तुरंत भड़क नहीं रहे हो। ये दूरी जितनी बढ़ती है, तुम्हारी क्लैरिटी उतनी बढ़ती है और रिएक्शन उतना घटता है। अध्याय के आखिर में वो तुम्हें धीरे से ये एहसास दिलाता है कि दिमाग की आवाजें रुकेंगी नहीं, लेकिन तुम सीख जाओगे कि किन आवाजों को महत्व देना है और किन्हें बस हवा में उड़ जाने देना है। यही असली नॉन रिएक्शन है। ये पलायन नहीं, ये मास्टरी है। ये दूरी नहीं, ये आजादी है। और जब तुम इस आजादी का स्वाद चखते हो, तुम समझते हो कि तुम्हारी शक्ति हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, बस शोर इतना था कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रही थी। चैप्टर 11 की शुरुआत एक बड़े ही दिल को छू लेने वाले मोमेंट से होती है। लेखक कहता है कि हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ कंट्रोल करने की कोशिश में उलझे रहते हैं। लोग क्या सोचते हैं, कौन क्या बोलेगा, कौन रह जाएगा, कौन चला जाएगा, कौन हमें समझेगा, कौन हमें गलत मानेगा। ये कंट्रोल की पागल दौड़ इतनी थका देने वाली होती है कि इंसान अंदर ही अंदर टुकड़ों में बिखरने लगता है। इस अध्याय का हुक यही है कि असली आजादी कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि छोड़ देने में है। लेखक तुम्हें धीरे से समझाता है कि जितना तुम चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही वे फिसलती जाती है। तुम जितना किसी की लाइकिंग चाहोगे, उतना वह तुमसे दूर होता लगेगा। तुम जितना किसी स्थिति को अपने हिसाब से मोड़ना चाहोगे, उतनी ही वो उलझती जाएगी, क्योंकि दुनिया का आधा हिस्सा तुम्हारे वश में नहीं है और आधे पर कंट्रोल करने की कोशिश सिर्फ थकान और निराशा बढ़ाती है। फिर वो एक बहुत खूबसूरत सा सीन तुम्हारे सामने रखता है। वो कहता है कि तुम्हारी जिंदगी एक नदी की तरह है जो लगातार बह रही है। अगर तुम इसकी धारा के साथ बहोगे तो रास्ता आसान होगा,
लेकिन अगर तुम हर मोड़ पर नदी को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करोगे, तुम खुद ही बहाव के खिलाफ लड़ते लड़ते थक जाओगे। जिंदगी को बहने देना कमजोरी नहीं है, ये समझ है कि हर चीज तुम्हारे पकड़ने लायक नहीं होती। इसके बाद लेखक धीरे धीरे तुम्हें अंदर के डर की ओर ले जाता है। वो कहता है कि कंट्रोल की चाहत असल में डर से आती है। हम सोचते हैं कि अगर हम कंट्रोल छोड़ देंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी, लोग हमें छोड़ देंगे, हालात हमारे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। जैसे ही तुम कंट्रोल छोड़ते हो, तुम्हारा दिमाग रिलैक्स होने लगता है, शरीर हल्का लगता है और तुम वो चीजें देख पाते हो जो अर्लियर कंट्रोल की धुंध में छिपी रहती थी। फिर वो नॉन रिएक्शन को कंट्रोल छोड़ने की असली ताकत कहता है। वो समझाता है कि जब तुम हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तब तुम खुद को दिखा रहे होते हो कि दुनिया तुम्हारे इमोशंस की रिमोट कंट्रोल नहीं है, तुम ही अपने इमोशंस के मालिक हो। बाहर दुनिया चाहे जैसी चले, तुम्हारी इनर स्पेस तुम्हारे कंट्रोल में रहती है। यही एक ऐसी जगह है जहां कंट्रोल रखना ताकत बन जाता है, कमजोरी नहीं। अध्याय में वो ये भी बताता है कि कंट्रोल छोड़ना मतलब हाथ ऊपर कर देना नहीं है। ये मतलब है कि तुम उन चीजों के पीछे भागना बंद करो जो बाहर है, और उन चीजों पर काम करो जो सच में तुम्हारे अंदर है। जैसे तुम अपना व्यवहार कंट्रोल कर सकते हो, अपने फैसले कंट्रोल कर सकते हो, अपनी रेस्पॉन्स चुन सकते हो। बाहर की दुनिया पर नहीं, पर भीतर की दुनिया पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। अध्याय के अंत में वो बहुत ही शांत तरीके से कहता है कि जैसे ही तुम कंट्रोल की पकड़ ढीली करते हो, तुम खुद को एक ऐसे खाली, खुला और हल्का स्पेस में पाते हो जहां से क्लैरिटी अपने आप आती है। तुम चीजों को साफ साफ देख पाते हो, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं शांत हो जाती है, तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि इकट्ठी रहती है, और सबसे बड़ी बात, तुम किसी के हाथ का कठपुतली नहीं रहते, तुम अपनी जगह पर खुद खड़े होते हो। चैप्टर 12 की शुरुआत में लेखक कहता है कि तुमने कभी नोटिस किया है कि जिंदगी में कई बार हम सिर्फ इस वजह से परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम सब कुछ बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। छोटी सी बात हो या कोई छोटी सी गलती, हमारा दिमाग उसे इतना बड़ा बना देता है कि वो असली समस्या से कई गुना भारी लगने लगती है। इस अध्याय में लेखक तुम्हें ये दिखाता है कि कैसे ओवरथिंकिंग तुम्हारे दिमाग की चुपचाप चलती मशीन है और कैसे इसे समझकर तुम शांत और मजबूत हो सकते हो। वो तुम्हारे सामने एक बड़ा सच्चा और सादा सा ट्रूथ रखता है। वो कहता है कि ओवरथिंकिंग का मतलब ये नहीं कि तुम बुद्धिमान हो, बल्कि ये कि तुम्हारा दिमाग आइडल बैठकर उलझी हुई कहानियां बनाता रहता है। दिमाग खाली होने से नहीं डरता, बल्कि अनजाने से डरता है। इसलिए वो लगातार भविष्य के डर, पुराने पछतावे और कल्पनाओं को पकड़ पकड़कर चबाता रहता है। और हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, इसलिए हम बार बार मेंटल लूप्स में फंस जाते हैं। फिर वो एक बहुत प्यारा सा मेंटल पिक्चर देता है। वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग एक कमरे जैसा है जिसमें कभी कभी बहुत शोर होता है। अगर तुम लगातार उस शोर को चुप कराने की कोशिश करोगे तो शोर और तेज हो जाता है। लेकिन अगर तुम उस कमरे में शोर को रहने दो, उसे ऑब्जर्व करो, उसे पुश मत करो, तब धीरे धीरे वो खुद शांत होने लगता है। ये नॉन रिएक्शन का असली खेल है। तुम दिमाग की आवाज से लड़ते नहीं, तुम बस उसे गुजरने देते हो। इसके बाद लेखक बताता है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि तुम अपने ही विचारों को बहुत ज्यादा महत्व देते हो। तुम सोचते हो कि अगर कोई बुरा विचार आया तो इसका मतलब कुछ बुरा होने वाला है, जबकि सच ये है कि दिमाग दिन में हजारों विचार फेंकता है और ज्यादातर का कोई मतलब नहीं होता। तुम तभी फंसते हो जब तुम उन बेवजह विचारों को पकड़कर सीरियस बन जाते हो। वो कहता है कि विचार बादलों की तरह, अगर तुम हर बादल को पकड़ोगे तो तुम खुद ही उलझ जाओगे, लेकिन अगर तुम उन्हें आते जाते देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ये सब बस टेम्परेरी है। फिर वो तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां नॉन रिएक्शन और क्लैरिटी का सबसे सुंदर कनेक्शन दिखता है। जब तुम ओवरथिंकिंग पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तो तुम अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हो
कि ये चिंता तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। धीरे धीरे दिमाग ये सीखने लगता है कि हर छोटी चीज पर ड्रामा बनाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा दिमाग शांत होना शुरू कर देता है और क्लैरिटी अपने आप उभर कर सामने आती है। ये क्लैरिटी ऐसी होती है जिसमें फैसले आसान लगते हैं, लोग कम कंफ्यूजिंग लगते हैं और स्थितियां मैनेजेबल लगती है। अध्याय के आखिर में लेखक एक बहुत जेंटल और ग्राउंडिंग सी बात कहता है। वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग समुद्र की तरह है, कभी लहरें तेज होती हैं, कभी बिल्कुल शांत। तुम्हारा काम लहरों को रोकना नहीं है, तुम्हारा काम ये समझना है कि लहरें तुम्हारी गलती नहीं है और नहीं, वे हमेशा चलती रहेंगी। जितना तुम नॉन रिएक्शन प्रैक्टिस करते हो, उतना तुम्हारा इनर सी हल्का, साफ और गहरा होता जाता है और एक दिन तुम देखोगे कि जिन चीजों पर तुम पहले घबराते थे, वही बातें अब तुम्हारे लिए हवा के झोंके जैसी मामूली लगती हैं। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।